वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कितना कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले वीडियो में मैंने इटर्नल का ओवरव्यू पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इस इटर्नल इज ओवर वैल्यू और इसका क्या क्या चैलेंजेस है एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इटर्नल का ओवरव्यू चाहिए देन प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। इसके बाद फिर मैंने इटर्नल के जितने भी बिजनेस सेगमेंट है जैसे जोमेटो, हाइपर प्योर, ब्लिंकिट, इन सब के बिजनेस मॉडल मैंने इन तीनों वीडियो में डिस्कस किया है। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ इटर्नल यू कैन गो थ्रू ऑल 3 वीडियो, जिससे आपको बिजनेस का ओवरव्यू एंड बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इनिशिएट लिया कि वी विल बिल्ड अप द फाइनेंशियल मॉडल, जिससे वी कैन एक्चुअली ट्राई टू एस्टिमेट एंड ट्राई टू प्रोजेक्ट द इटर्नल का वैल्यूएशन कितना तक हो सकता है। दिस वीडियो इज द पार्ट 1। इस वीडियो में मैंने रेवेन्यू बिल्डअप बनाया था विद द हेल्प ऑफ ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन करंट मार्केट एज वेल एज आपसे मेरे एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने रेवेन्यू प्रोजेक्शन किया है फॉर ऑल द सेगमेंट जोमेटो, हाइपर प्योर, ब्लिंकिट गोइंग आउट फ्रॉम 2026 टू 2030। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले मैंने इनकम स्टेटमेंट के ओवरव्यू पे एक वीडियो बनाया है एज पर रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। आप इस वीडियो को गो थ्रू करना, जिससे आपको मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा बना रहा हूँ जिसमें मैं कॉस्ट एंड इनकम ब्रेक डाउन करूँगा। बिकॉज इसके पीछे रीज़न है कि मैं डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा, बिकॉज इंडिया का, मैं एक मिनट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इंडिया का इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का स्टाइल दिखाऊं देन दिस इज काइंड ऑफ सिंगल स्टेप मेथड, जहाँ पर रेवेन्यू इनकम का टोटल करके फिर एक्सपेंस के टोटल से माइनस करके फिर हम लोग का इनकम आता है। देन उसमें से एसोसिएट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करने के बाद, टैक्स को माइनस करने के बाद फिर हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। बट एक कंपनी का एनालिसिस करने के लिए we can't use this kind of format while analyzing any company। इसके लिए हम लोगों को सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट मेथड को, जैसे मैं दिखा देता हूँ, इसके लिए ये होता है सिंगल स्टेटमेंट एंड दिस वन इज मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। फॉर एनालिसिस पर्पस this multi-step method is very useful for ratio analysis and comparing the company from their different sector and comparing with a different period। इसके लिए the multi-step income statement method is very useful। इसीलिए सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को हम लोग को मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं पहले कॉस्ट एंड इनकम ब्रेक डाउन करूँगा। इसमें मैं विद ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम का बाइफिकेशन करूँगा। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन हम लोग सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट से मल्टी स्टेप इनकम मेथड में अपना इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। यही था इस वीडियो का ओवरव्यू। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक शीट में कॉस्ट ब्रेकअप एंड इनकम ब्रेकअप को इंक्लूड किया है एंड कॉस्ट में मैंने फर्दर बाइफिकेशन किया है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेम ऐसे ही मैंने इनकम का भी किया है, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये बाइफिकेशन मैंने काफ़ी अच्छे से, मैंने अपने लास्ट वीडियो, जब मैंने एक मिनट में दिखा देता हूँ, इसका बाइफिकेशन मैंने अच्छे से
इस वीडियो में मैंने कवर किया है, एंड ये वीडियो इज मस्ट वॉच वीडियो। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया है। सिंपली आप अभी इस वीडियो के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए, जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रिपेयर होता है, एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए जितना भी कॉस्ट आता है, जैसे मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। दिस इसीलिए दिस कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। एंड फर्दर मैंने यहाँ पर बाइफर्केशन करके भी समझाया था कि प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट की मतलब कि कितना प्रोडक्ट आपका आउटपुट प्रोड्यूस करने में यूज हुआ। लेबर कॉस्ट मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, एंड पर यूनिट बेसिस पे आपने कितना स्पेंड किया ऑन लेबर, आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। एंड जो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जैसे डिप्रिसिएशन कॉस्ट, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डिप्रिसिएशन कॉस्ट और उस प्लांट का सुपरवाइजर का सैलरी, प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि योर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू कॉस्ट रिलेटेड टू योर हेड ऑफिस कॉस्ट, इज ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट not related to manufacturing the product but to provide the service to manufacturing plant। जैसे कि कितना मटेरियल आपको मैन्युफैक्चर करना है, एंड प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई कितना है, वैसे इसके बाद इसका मार्केटिंग, प्रमोशन एंड अदर सपोर्टिंग कॉस्ट, जिससे कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड यूजर तक आराम से पहुंच सके स्मूथली। यही काम होता है हेड ऑफिस का। एंड बिकॉज दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू योर मेन प्रोडक्ट, सो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग कॉस्ट बट नॉट रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट। एंड इसीलिए ये दो कॉस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट while एनालाइजिंग एनी कंपनी। एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि ऑल दोस कॉस्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू योर मेन ऑपरेशन। जैसे कि आपके पास कोई शेयर था, आपने सेल किया, उस पर आपको लॉस हुआ, दैट इज काइंड ऑफ नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे आपने अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेल कर दिया। इस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि मेरा मेन ऑपरेशन है टू मैन्युफैक्चरिंग द शैम्पू, मेरा सेलिंग द प्लांट फिक्स एसेट, ये तो मेरा बिजनेस नहीं है ना। तो उससे रिलेटेड अगर मेरे को कुछ एक्सपेंस और में गेन और लॉस हुआ, देन दैट इज कम अंडर नॉन ऑपरेटिंग। एंड फर्दर इसका भी मैंने और बाइफिकेशन किया है। वेरिएबल कॉस्ट, इट्स योर रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, जिसे आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसका अदर नेम है प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। All those costs which can't be quantified, but we will include those costs into our product। एंड फर्दर ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैंने और फर्दर बाइफिकेट किया है। स्टाफ कॉस्ट, इसमें जो स्टाफ कॉस्ट है, दैट इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय सैलरी, जनरल एंड एक्सपेंस लाइक सपोर्ट एंड गाइडेंस टू योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसका जितना खर्चा वगैरह है, जिसमें इसमें ट्रैवल, प्रिंटिंग एंड एज वेल एज ऑडिट, इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड होगा। जब मैं कंपनी का एनालिसिस करूंगा तब आप ये देख सकते हैं। फिर सेलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू मार्केटिंग, प्रमोशन, वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर फिक्स कॉस्ट, एंड जो फिक्स रहता है। एंड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट, कभी कभी नोट्स में नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, एंड अदर कॉस्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। फिर आते हैं इनकम में ये एक्चुअली इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू, मेन ऑपरेशन, एंड इट इज एंड इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके नोट्स में मैं जब ब्रेक डाउन करूंगा तब आपको और इजीली आपको इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसके अंदर भी मैंने क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नोट्स में बहुत बार मिल जाता है, तो डेट्स वाई इसका मैंने बाइफिकेशन किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, होप यू ऑल विल एंजॉय। लेट्स गेट स्टार्ट।
ये रहा कंपनी का कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम एनालिसिस करने के लिए कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही यूज करेंगे, बिकॉज हम लोग कंपनी का एंटायर बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं। एंड मैं ये बता देता हूँ, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जोमेटो, एक मिनट मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जोमेटो का इनकम एक्सपेंस, हाइपर प्योर का इनकम एक्सपेंस, ब्लिंकिट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट का इनकम, डिस्ट्रिक्ट भी ऑल्सो देयर पार्ट देयर, दैट इज न्यू सेगमेंट। ये 2024 में कंपनी ने एक्चुअली पेटीएम से एक्वायर किया, इससे वो भी इसमें इंक्लूड है। तो एंड अगर मैं नॉन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करूं तो उसमें ओनली जोमेटो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड है। लेट्स बाइफिकेट ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंस। इसके लिए लेट्स, जैसे मैं जैसे स्टेप दिखा रहा हूं, जैसे दिस इज माय इंपॉर्टेंट आइटम, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ इंक्लूड करूंगा। then this is 2025, 2025 इनकम ओके, यहाँ कॉपी किया एंड सेम वी विल डू द सेम फॉर 2024। टोटल एक्सपेंस इज ये कॉपी नहीं हुआ, लेट्स कॉपी इट मैन्युअली। हो गया। ऐसे ही सेम हम लोगों को 2024, ऐसे ही सेम हम लोगों को 2023 का भी कॉपी करके करना है। लेट्स गो थ्रू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट मेरे पास यहाँ पर है, जस्ट वेट अ मिनट। इस 2024 इसको भी ओपन करते हैं। या हियर इट इज कंसोलिडेट स्टेटमेंट। इसका मेरे को पैटर्न सब सेम है। लेट्स कॉपी दिस। करेक्ट। Now we collect all the income and expense data from its notes। जैसे नोट नंबर 19 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट्स दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड एक्चुअली आई थिंक इतना इतना यहाँ पर इतना बाइफिकेशन नहीं दे, इतना एक्सप्लेन नहीं किया। आई थिंक दिस इज रेवेन्यू फॉर जोमेटो एंड डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ पर जो सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड है, एक्चुअली दिस वन इज फॉर हाइपर प्योर एंड ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट बिकॉज ब्लिंकिट एंड हाइपर प्योर दोनों मार्जिन में काम करते हैं, लाइक परचेज द स्टॉक एंड सेल द गुड्स टू टू जनरल पब्लिक, और इसके बीच में जितना भी मार्जिन बचा दैट्स देयर इनकम। आई थिंक दिस इज वेट अ मिनट, आई थिंक दिस इज दैट इनकम। सो फॉर कंसोलिडेट ये दोनों ही इनकम इज माय कोर ऑपरेशन। सो यहाँ पर मैं नेचर में, जैसे मैं दिखा रहा हूँ सिंपली वे, सिंपली जैसे यहाँ मेन ऑपरेशन में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन ऑपरेशन। ओके, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, चलिए इससे कुछ मतलब नहीं। कोर ऑपरेशन एंड फिर और फर्दर नोट्स देखते हैं। दिस इज ओके,
चेंज इन कस्टमर, ओके, दिस इज नोट फॉर अदर इनकम। अदर इनकम में आप यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर, और इसमें अदर फाइनेंस एंड इसमें इनकम फ्रॉम अदर फाइनेंशियल एसेट है, जैसे इनकम फ्रॉम डिबेंचर बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इनकम टैक्स रिफंड। आप खुद ही बताइए कि ये जितना भी इनकम आया है, क्या ये क्या ये इटर्नल का मेन ऑपरेशन से आया है या नॉन ऑपरेटिंग से आया है? डेफिनेटली आप देख के ही बता सकते हैं, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और इसके बाद और सेम इसके बाद यहाँ पर भी देखिए कि नेट गेन ऑन सेल ऑफ ए म्यूचुअल फंड और फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस इन म्यूचुअल फंड। और अदर नॉन ऑपरेटिंग में यहाँ पर दिया है लाइबिलिटीज राइट बैक, यहाँ कंपनी ने खुद ही मेंशन किया है दिस ऑल आइटम आर माय नॉन ऑपरेटिंग नेचर। जैसे लाइबिलिटी राइट बैक है गेन ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड अदर। तो फ्रॉम अदर, तो इसमें से मैं इसका नोट कलेक्ट करता हूँ। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन, बस इसको इंटरेस्ट इनकम ही रखते हैं अभी के लिए। 2025 टोटल नहीं दिया है तो वी विल कैलकुलेट इट 251 एंड 12, और 2024 का 214, 38 एंड 6 ओके। This one is 2020. Sorry for that. This one is for 2024 एंड सेम ऐसे ही मेरे को 2023 का डेटा कलेक्ट करना है। लेट्स गो टू नोट नंबर 22। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक इंटरेस्ट दैट इज 405, it's 7 and 52. Let's add. इंटरेस्ट इनकम आ गया, तो एंड इसके बाद फिर देखते हैं नेट गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू। तो इसको इसमें आया 129, 250, आया एक मिनट, अदर फाइनेंशियल, ओ सॉरी फॉर दैट। हम लोग ये देख रहे हैं कि अदर फाइनेंशियल एसेट थ्रू कम्प्रिहेंसिव इनकम, जैसे डिविडेंड से इनकम आया एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका टोटल देखते हैं कितना हुआ। 440 प्लस 188 प्लस 17, सेम ऐसे ही करना है 2024 के लिए, दैट इज 320, 110 प्लस 1। Now let's move to 2023, 0 and 5, 5. Let give, जैसे मैंने बताया था कि इंटरेस्ट एक जैसे अदर इनकम के अंदर आपको इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगा, तो इसके लिए इसका हेड दे देते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम। और नेट गेन अराइज फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट, इसको हेड दे देते हैं अदर इनकम, मीन्स की अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
फिर आते हैं नेट गेन अराइज एट फेयर वैल्यू। That is 129 for that is 151 for 2025। फिर आते हैं 129 एंड अगर मैं यहाँ पर देखूं देन दैट इज 91। फिर आते हैं अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसका भी टोटल करते हैं। इज इक्वल टू 10 प्लस 3 प्लस 5 is equal to 9 plus 10 plus 1 plus 9। $28 plus 1 plus 8 plus 3 plus 22। यहाँ से मेरा जितना भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स कैलकुलेट द टोटल। यहाँ पर देखिए 682 और इसका टोटल देखते हैं 847 एंड 1077 एंड ये दोनों मेरा पार्ट है अदर इनकम। चलिए ये टैली हो चुका है, इसको यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज ये फेस ऑफ द स्टेटमेंट में दिया है एंड वी एक्चुअली कलेक्टेड द नोट। इसको यहाँ से हटा देता है बिकॉज फिर आप मैजिक देखिए इसके बाद। इसको मर्ज करते हैं एंड लेट गिव सम कलर ऑरेंज। डन। यहाँ पर मेरा एक चीज थोड़ा गलत हो गया, लेट मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को लगा दिस इज अदर पार्ट बट आप इसका हेड देखिए, दिस इज इंटरेस्ट इनकम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आइटम है दैट इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट इनकम। नाउ इस एंड लाइन आइटम भी चेंज कर देता हूँ। नाउ आप देखिए कि यहाँ पर मेरा टोटल अदर इनकम पूरा हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नोट नंबर 21। दिस इज परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एंड नोट नंबर 22 है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। वैसे ये दोनों लाइन आइटम जैसे स्टॉक इन ट्रेड एंड इन्वेंट्री एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों पार्ट ब्लिंकिट और हाइपर प्योर का है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देखिए दिस इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर परचेज इन ट्रेड है एंड चेंज इन इन्वेंट्री। नाउ लेट्स मूव टू अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरे को नीचे मिलेगा, एक मिनट। या दिस इज स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आप देखिए स्टैंड अलोन में जैसे मैंने बताया था, स्टैंड अलोन में ओनली जोमेटो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें आप देखिए परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री 0 ही है, मोस्टली ना के बराबर है बिकॉज जोमेटो का मेन ऑपरेशन स्टॉक को खरीदना बेचना नहीं है, इन लोग का काम है टू गिव अ सर्विस टू कस्टमर। तो यहाँ पर आपको इसका प्रूफ आसानी से मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर इनकम स्टेटमेंट। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस नो नीड टू कलेक्ट बोथ नोट नंबर 21 एंड 22। यहाँ पर मैं सीधे यहाँ पर मेंशन कर दूंगा एंड दिस इज पार्ट ऑफ माय कोर ऑपरेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट
यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट एंड ब्रैकेट में वी दे देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल। जैसे परचेस इन ये जाएगा एंड चेंज इन स्टॉक इन्वेंटरी यहाँ से हो गया एंड वी विल नॉट कलेक्ट दिस नोट। और इसको भी एक कलर दे देते हैं, लेट्स okay. Now let's move to note number 23. It is the employee benefit expense, मतलब स्टाफ कॉस्ट। इसके अंदर सैलरी एंड वेजेस का कंबाइंड लाइन आइटम दिया गया है, मतलब एंड इसका फर्दर कंपनी ने बाइफिकेशन नहीं किया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसे हम लोगों को नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज में काउंट करना पड़ेगा। दैट इज एक्सेप्शनल केस, इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। नाउ लेट्स मूव टू एंड वेजेस में एक्चुअली ये वेजेस है आपका हाइपर प्योर का वेजेस, बिकॉज ब्लिंकिट एज वेल एज जोमेटो का स्टाफ कॉस्ट नहीं है, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ, यहाँ पर देखिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, बिकॉज डिलीवरी इज डन बाय गिग वर्कर, मतलब इन लोगों का इनकम डायरेक्टली कस्टमर से रिकवर किया जाता है, लाइक दे आर ऑल्सो नोन एज द डिलीवरी पार्टनर। एंड इन केस ऑफ हाइपर प्योर इन लोगों के जितने भी एम्प्लॉय है दे आर ऑन पेरोल, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, नॉट अ गिग पार्टनर, मतलब कि ये डायरेक्ट कंपनी के पेरोल में है। सो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज में काउंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट लाइन आइटम, दैट इज कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, दैट इज स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, देन ग्रेजुटी, देन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ये सब मिला के ऑल द एक्सपेंस आर रिलेटेड टू स्टाफ। तो इसका भी मैं अभी नोट नहीं कलेक्ट कर रहा। एंड यहाँ पर एम्प्लॉय, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट में मैं यहाँ पर एक कलर कर देता हूँ, लेट्स गिव हिम दिस कलर, और इसको मैं स्टाफ कॉस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। डन। नाउ लेट्स मूव टू फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट आपको नोट नंबर 24 में मिल जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, जैसे कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी, दे आर बोथ पार्ट ऑफ इन फाइनेंस कॉस्ट, एंड अदर भी है, तो इसका टोटल हुआ 154 एंड 72। इसका भी नोट कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग फेस ऑफ द स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम कलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने पहले ही करके रखा है। इसको एक कलर दे देते हैं, लेट्स गिव हिम वन कलर। नाउ लेट मूव टू अनदर नोट। नेक्स्ट नोट है डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड एक्सपेंस। चलिए इसके नोट को गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आप बताइए कि प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट कहाँ होता है, आपका फैक्ट्री में होता है या आपका कॉर्पोरेट बिल्डिंग में होता है? डेफिनेटली दिस विल बी लोकेट इन योर in your factory, so this is kind of direct cost, so इसीलिए हम लोग इस प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करेंगे। एंड इटर्नल तो कुछ मैन्युफैक्चर तो करता नहीं है, बट तो व्हाई देयर इज बट व्हाई दे मेंशन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट? एक्चुअली ब्लिंकिट एंड हाइपर प्योर के लिए इटर्नल के पास काफी वेयर हाउस है। आई थिंक दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू दैट वेयर हाउस। सो कंपनी ने खुद ही मेंशन किया है दैट दे हैव प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, सो इससे हम लोग बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। एंड इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट आइटम, दैट इज एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये मोस्टली कॉर्पोरेट ऑफिस में ही होगा। इन लोग का सॉफ्टवेयर जितना भी है, प्लेटफॉर्म मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे ERP, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सो दैट इज काइंड ऑफ नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड सो इससे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। नाउ लेट मूव टू थर्ड लाइन आइटम, दैट इज राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। इसके लिए दो कंडीशन है। अगर कंपनी ने वेयर हाउस और फैक्ट्री के लिए लीज लिया है,
then that will be considered as a direct cost. And अगर कॉर्पोरेट बिल्डिंग के लिए अगर लीज लिया है देन दैट विल बी कंसिडर्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए इसका रेफरेंस दिया हुआ है नोट नंबर 31 में। लेट्स गो थ्रू दैट नोट कि वहां से एक बार देखते हैं कि कुछ पता चल रहा है कि नहीं। दैट इज नोट नंबर 28। चलिए आगे यहाँ पर नोट नंबर 31, राइट ऑफ यूज ऑफ लाइबिलिटी, एसेट एंड लाइबिलिटी। यहाँ पर मोस्टली बैलेंस शीट का ही आपको एडजस्ट करके दिखा रहा है, जैसे एसेट एक्वायर, बिजनेस कॉम्बिनेशन, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लीज का ब्रेकअप, गेन पर्टिकुलर। ओके, यहाँ पर ये लाइन आइटम पढ़ के देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों को कुछ पता चल रहा है कि नहीं। The group does not face a liquidity risk for regarding lease liability and current asset as sufficient meet for obligation related to। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा। So यहाँ से तो अभी जितना मैंने नोट गो थ्रू किया तो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड और नॉन मैन्युफैक्चरिंग आइटम। सो इसको भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेंगे रेदर देन डायरेक्ट कॉस्ट। चलिए वापस चलते हैं नोट में। सो इसका नोट हम लोग कलेक्ट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कंसीडर करेंगे। दिस वन इज डेप्रिसिएशन पीपीई, amortization cost of amortization of intangible asset and depreciation right of use of asset and P29। $125। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में, लास्ट ईयर 2023। लेट कलेक्ट इट 88, 256, then 93। ओके, अभी इसका कॉस्ट बाइफिकेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया। डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज ये बाद में जाके काम में आएगा। बिकॉज जब हम लोग ईबिटा का एनालिसिस करेंगे देन नॉन कैश आइटम को हम लोग को हटाना पड़ेगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको देते हैं डायरेक्ट आई copy it and let paste it। यहाँ पर भी मैंने अभी तक लिया नहीं है। लेट्स चेंज द लाइन आइटम, depreciation and amortization, operating एंड दिस वन, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको भी हम लोग ऑपरेटिंग में कंसीडर करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट एंड लेट हाईलाइट इट। कोई कलर देते हैं इसको नेवी ब्लू। एंड जैसे मैंने अभी इसको एक बार टैली करके देखते हैं, 863 करेक्ट, दैट इज 526 437 करेक्ट। तो मैंने प्रॉपर नोट कलेक्ट कर लिया है। तो फेस ऑफ द स्टेटमेंट्स में हम लोग इसे हटा देंगे बिकॉज तब डुप्लीकेट का इशू आएगा यहाँ पर। नाउ लेट एनालाइज द फाइनल नोट, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
इसके बाद अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। इससे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस यहाँ के बाद ये इनकम स्टेटमेंट का सारा नोट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स एनालाइज द अदर एक्सपेंस। इसका पहला लाइन आइटम है पावर एंड फ्यूल। यहाँ पर कुछ नोट रेफरेंस नहीं दिया है, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग में ही कंसीडर करूँगा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू देयर मेन ऑपरेशन। यहाँ पर एक एक करके मैं नोट कलेक्ट करता हूँ। दैट इज पावर एंड फ्यूल एंड रेंट। रेंट का रेफरेंस नोट नंबर 31 में दिया हुआ है, एंड 31 का नोट हम लोग पहले ही देख चुके हैं जब मैं डिप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का एनालिसिस कर रहा था। तो यहाँ से मेरे को स्पेसिफाई नहीं हुआ कि दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, वेयर हाउस और कॉर्पोरेट ऑफिस। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिप्रिसिएशन में इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कंसीडर किया डिप्रिसिएशन को। सो रेंट विल बी कंसीडर अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक चेंजेस कर देता हूँ, जैसे दिस इज फिक्स ओवरहेड, इसको नाम देते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ कलेक्टेड, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। लेट्स गिव द टैगिंग। लेट्स चेंज द फॉर्मेट। फॉर्मेट तो बराबर ही है, एक चीज। नाउ लेट मूव टू रेट एंड टैक्सेस। ये टैक्स इनकम टैक्स का टैक्स नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू अदर टैक्स जो कंपनी ने पे किया है फॉर, आई थिंक फॉर देयर सर्वे, एनीथिंग अदर देन देयर कोर ऑपरेशन इनकम। सो दिस विल बी रिलेटेड टू अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ लेट मूव टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर भी कंपनी ने स्पेसिफाई एंड कुछ नोट रेफरेंस नहीं दिया है कि ये वेयर हाउस से रिलेटेड है कि आपका कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड है। सो इसको भी बाय डिफॉल्ट मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कंसीडर कर रहा हूँ। एंड इसके बाद एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, दिस इज योर पार्ट ऑफ, मैं दे देता हूँ सेलिंग एक्सपेंस। दिस इज सेलिंग कॉस्ट। फिर आता है आउटसोर्सिंग सपोर्ट कॉस्ट। इसको देते हैं एडमिन में, बिकॉज दिस इज कॉस्ट रिलेटेड टू योर सपोर्ट कॉस्ट, दैट विल बी हेल्पफुल। एंड इसके बाद आता है डिलीवरी एंड रिलेटेड चार्जेस। डिलीवरी रिलेटेड चार्जेस, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज ये रिलेटेड है आपका जोमेटो, हाइपर प्योर एंड आपका ब्लिंकिट से, जितना भी डिलीवरी रिलेटेड चार्जेस है। तो क्योंकि बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू देयर मेन ऑपरेशन, एंड इसका कॉस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डे टू डे ऑपरेशन and means their day-to-day operation. So this cost will be considered under direct cost. इसको मैं दे देता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट। आपको बस एक चीज देखना है कि बिजनेस का नेचर के हिसाब से आपको कॉस्ट एंड इनकम को स्प्लिट करना है। दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। कुछ कंपनी ने नहीं दिया है, तो इसको भी बाय डिफॉल्ट अदर में कंसिडर करते हैं। फ्रेट्स एंड कार्टेज, दिस इज रिलेटेड टू योर मेन ऑपरेशन। मेन ऑपरेशन मतलब कि आपका गुड्स एंड सर्विस एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी करके ले जाना। सो दैट विल बी मीन्स की काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर अंडर डायरेक्ट कॉस्ट। देन पैकेजिंग एंड कंज्यूमेबल, मतलब जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह जो आपके पार्सल देते हैं, तो उन लोग का पार्सल का पैकेज वगैरह रहता है, ये कॉस्ट उससे रिलेटेड है। एंड दिस कॉस्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डायरेक्ट कॉस्ट। सर्वर कम्युनिकेशन एंड कॉस्ट, this will be also considered as other operating.
Now let's discuss IT support service. Other रिक्रूटमेंट कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय को रिक्रूट करने से लेके उनका जितना भी प्रोसेस है, दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू योर स्टाफ कॉस्ट. इंश्योरेंस, अदर ऑपरेटिंग, कमीशन एंड ब्रोकरेज. ये एक्चुअली यहाँ से मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेस पर्पस पे ये कमीशन एंड ब्रोकरेज है कि अदर रिलेटेड है. तो इसको भी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड नोट रेफरेंस, इसको भी अदर में लेते हैं, अभी कंसिडर करते हैं. और अगर इसका कुछ इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगा देन वी विल डेफिनेटली अपडेट दिस. इसके बाद फिर पोस्टेज एंड कोरियर, अदर ऑपरेटिंग, printing and stationery, this will be also considered operating. फिर आता है security expense, this will also consider as other. फिर आता है event infrastructure and artist fees, other में ही लेते हैं. legal and professional fees, इसको general and admin में ही रहते हैं because professional fees वगैरह है इसमें. So this will be very helpful. Bad debt, this is bad debt write-off, and a bad debt write-off is kind of impairment, so it's not related to your main operation. तो इसको मैं अदर कॉस्ट में लेता हूँ, अदर नॉन ऑपरेटिंग. मैं इसका भी लाइन आइटम चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा और इजीली आपको समझ में आए. अदर नॉन ऑपरेटिंग. मतलब ये जीरो ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज फिर लेस बैड डेट्स अगेंस्ट ओपनिंग प्रोविजन. फिर आता है लॉस on sale of plant property equipment. So this item is not related to your core operation. तो इसको भी अदर नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे. फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. मतलब ये बिजनेस रिलेटेड है कि अगर मतलब कस्टमर ने अगर पैसा नहीं दिया, उसके लिए पहले ही कंपनी ने एक प्रोविजन बना के रखा है, एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेन कोर ऑपरेशन. फिर आते हैं अमाउंट. ओके, अमाउंट राइट ऑफ. This is kind of impairment and it's not related to your core operation. फिर आते हैं foreign exchange loss. This is not related to your core operation. मतलब कि करेंसी में कुछ ट्रांजैक्शन किया, उस पे ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन उससे उनको लॉस हुआ. सो दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर एज नॉन ऑपरेटिंग. वेयर हाउस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, आपको आप इसके नेचर से ही आपको ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है. दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेन प्रोडक्ट, सो इसको डायरेक्ट कॉस्ट देते हैं. पेमेंट गेटवे चार्ज, इसको इज रिलेटेड टू बिजनेस बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, तो इसको भी देते हैं अदर में. फिर आता है miscellaneous expense, other operating. चलिए इसको एक एक करके कलेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा, तो मैं मैन्युअली कलेक्ट कर लेता हूँ. आप लोगों ने तो यहाँ पर प्रोसेस देख ही लिया है कि मैंने कलेक्शन कैसे किया है. लेट कलेक्ट इट. इसके बाद फिर मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ. फाइनली मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जितना भी नोट था
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कलेक्ट कर लिया। मेरे से यहाँ पर एक जगह गलती हुआ है, वेयर हाउस मैनेजमेंट एक्सपेंस। ये एक्चुअली ओवरहेड डायरेक्ट का कॉस्ट है, बिकॉज हम वेयर हाउस मैनेजमेंट को डायरेक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सो दिस विल बी ओवरहेड कॉस्ट and direct nature. Where is it? Warehouse cost. Let's paste it and इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। नाउ इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन मीन्स इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इसको एक कलर दे देते हैं। लेट्स यूज येलो एंड जो अननेसेसरी आइटम है, जैसे फेस ऑफ स्टेटमेंट में वैल्यू दिया एंड मैंने उसका नोट कलेक्ट किया, तो वो सब मैं यहां से हटा दूंगा। बस डिलीट, डेप्रिसिएशन, ये सब कलेक्ट हो चुका है नीचे। एंड लीजिए, आपका पूरा कॉस्ट एंड एक्सपेंस का ब्रेकडाउन पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल यूज इट इन ओवर हियर, और जिससे हम लोगों को मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। जस्ट यू नीड टू सम इफ range will be this and let freeze it। इसके बाद मेरे को चूज करना है क्राइटेरिया, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, एंड इसका मैं कॉलम फ्रीज करूंगा क्योंकि मेरे को आगे पीछे नहीं जाना। लेट फ्रीज इट, हो गया, एंड द वैल्यू डन। इसको भी यहां से मैं फ्रीज कर देता हूं। $34 डन। अब देखते हैं एंड रिजल्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप अभी यहां से भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिल्टर लगाया है, तो आप जैसे डायरेक्ट का देख रहा था मैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट यहां से देख सकते हैं। इसका टोटल आ रहा है 4104 करेक्ट, करेक्ट एंड 11860। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों ने कॉस्ट एंड एक्सपेंस का अच्छे से बाइफिकेशन किया है। चलिए यहाँ पर भी हम लोगों का फॉर्मूला लगाते हैं। सम इफ criteria will be range will be same and phrase it, then इसको G को मैं फ्रीज कर देता हूं एंड लेट गो टू सम रेंज, वो मेरा यहां से लेके यहां तक का, एंड लेट फ्रीज 34 and 69। हो गया। सम इफ सेम ऐसे ही करके सबको करना है। फ्रीज, then your criteria, let freeze L column and इसके बाद sum range
34 को फ्रीज 34 को फ्रीज करते हैं एंड 69 sum if criteria interest income will be my criteria. Freeze, then done. तो मैंने सक्सेसफुली मेरा जितना भी कॉस्ट एंड एक्सपेंस बाइफिकेशन है मैंने सक्सेसफुली इसका कंप्लीट कर लिया। एंड इसको अगर आपको डाउट है कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो। मैं यहाँ पर कैश फ्लो एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट गो टू द फेस ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, क्या क्या कंपनी ने एक्सक्लूड किया है फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे लाइबिलिटी को राइट बैक किया है बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट एंड नॉट रिलेटेड टू योर कोर ऑपरेशन। डेप्रिसिएशन को यहाँ पर एक्सक्लूड किया है, यहाँ पर राइट बैक किया है बिकॉज दिस इज नॉन कैश। एमोर्टाइजेशन नॉन कैश, प्रोविजन ऑल्सो नॉन कैश बिकॉज ये एस्टिमेशन है। बैड डेट राइट ऑफ इम्पेयरमेंट है। गेन ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, दिस इज इरेगुलर लाइन आइटम मीन्स कि नॉन ऑपरेटिंग। शेयर बेस एक्सपेंस मीन्स स्टॉक बेस कंपनसेशन, ये कंपनी ने शेयर दिया है इंस्टेड ऑफ कैश और अदर कंपनसेशन। लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग नेचर। सेल ऑफ म्यूचुअल फंड नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। एमोर्टाइजेशन प्रीमियम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तीनों एक ही में था। उसके बाद फिर एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम बॉन्ड, इंटरेस्ट एक्सपेंस, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन इंटरेस्ट क्या बोलते हैं इसको, नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन लीज जैसा, एंड देख लीजिए यहाँ पर जितने भी इरेगुलर नॉन ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन कैश आइटम है यहाँ पर एक्सक्लूड किया है, यहाँ पर राइट बैक और एक्सक्लूड किया गया है। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों ने अपना कॉस्ट बाइफिकेशन करेक्टली किया है। एंड अभी इसका कॉस्ट बाइफिकेशन करने के बाद आप इसका एडवांटेज देख सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जस्ट यहाँ पर हाइपोथेटिकली एक इनकम स्टेटमेंट में रफली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। रेवेन्यू, this is my revenue, got it। का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देते हैं। वी नीड इन इसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद दिस इज माय डायरेक्ट कॉस्ट। यहां से डिडक्ट करने के बाद मेरे को आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, लेट माइनस इट। अब अगर मैं इसका मार्जिन देखूं
ये मैं रफ कर रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा पूरा इनकम स्टेटमेंट का फोरकास्ट करूंगा, तब आप इसका डेकोरेशन एंड इसका अच्छे से प्रेजेंटेशन आप तब देख लेना। जैसे मैं ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप खुद ही देखिए। आप खुद ही बताइए कि ये इन रेंज आ रहा है कि नहीं। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है ऑलमोस्ट 40% फॉर ईयर ऑन ईयर बेसिस 2023, 2024, 2025। फिर इसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो है यहां से माइनस करते हैं। फिर आएगा टोटल ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज नेगेटिव में आ रहा है। अगर इसका मैं मार्जिन कैलकुलेट करूं, डिवाइड बाय रेवेन्यू, तो यहां से मैं जस्ट इसको थोड़ा चेंज कर देता, लेट्स चेंज टू इटैलिक। जैसे यहां मैं देख सकता हूं कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कोई इशू नहीं है। द मेन इशू इज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस काफी काफी ज्यादा है। उसके बाद फिर इसमें से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस। इन दोनों को ऐड करके, जैसे दिस इज एक्सपेंस, तो दैट विल बी इन नेगेटिव। एक काम करते हैं, दोनों अलग लाइन आइटम ही क्रिएट कर देते हैं। And this is non-operating expense. EBIT आएगा, टोटल में से माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। फिर इसमें से प्लस करेंगे इंटरेस्ट इनकम एंड डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट। ये यहां से मिल जाएगा, यहां से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। That is income. EBT ये आएगा, इसमें प्लस करेंगे एंड माइनस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट। यहां तक मेरा EBT कंप्लीट हो गया। नाउ कंपेयर इट विथ इटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे इनकम स्टेटमेंट। लेट्स गो टू द इनकम स्टेटमेंट। कैलकुलेशन करते टाइम मेरा यहाँ पर एक फॉर्मूले में थोड़ा गलती हो गया था।
कि जैसे आप लोगों को याद होगा कि ये लाइन आइटम मैंने बाद में ऐड किया है, एंड इसका टोटल एक मिनट, इसका टोटल मैंने अपने डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं किया था, इसलिए ये 88 का 125 एंड 247 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था। नाउ मैंने अपना जो फॉर्मूला है उसको रेटिफाई कर दिया है। नाउ लेट्स कंपेयर इट विथ एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इटर्नल लिमिटेड। अभी आप देख सकते हैं दिस इज 2025। इसका मैं अगर ईबीटी देखूं, अर्निंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ रहा है 697 करोड़। यहाँ पर भी आप देखिए लगभग क्या पूरा ही सेम आ रहा है। एंड अगर मैं 2024 का देखूं 291 करोड़, एंड अगर मैं लास्ट ईयर का कंपेयर करूं तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ऑलमोस्ट 971 करोड़, या 971 नहीं, ये दिस वन। इसमें इनकम फ्रॉम एसोसिएशन भी है, उसको हम लोगों ने अभी ऐड नहीं किया है, ये जस्ट मैंने आपको रफली करके दिखाया है। एंड आप अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ से आप अच्छे से फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर सकते, इसमें प्रॉपर बाइफिकेशन नहीं है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट एंड इनकम ब्रेकडाउन, अभी देखिए ये कितना इजी हो चुका है। एंड इसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कॉस्ट बेसिस पे कि कहाँ पर ज्यादा कॉस्ट आ रहा है कंपनी का, कंपनी उस पे क्या अपना इनिशिएटिव ले रही है। एंड ये तो जस्ट मैंने हेडिंग ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं पूरा इनकम स्टेटमेंट का फोरकास्ट करूंगा तब ये सब आइटम भी है, जितने सब लाइन आइटम है सब इंक्लूड करूंगा। उसके बाद इन सब का पे इंडिविजुअल लेवल हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे कि कंपनी ने क्या क्या स्टेप लिया टू कंट्रोल ऑल दोस कॉस्ट। ये वीडियो मैं अभी यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है, सॉरी फॉर दैट। इसके पीछे रीजन है कि आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मेरा ऑफिस भी रहता है, तो इसलिए वीकेंड और कभी बीच में आफ्टर ऑफिस मेरे को जब भी टाइम मिलता है तभी मैं वीडियो के लिए कंटेंट बना पाता हूँ। सो आई विल ट्राई कि ऑन द रेगुलर बेसिस आपके पास कंटेंट आता रहेगा। जस्ट आपको अगर अच्छा लगा दिस वीडियो, ये अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं इनकम स्टेटमेंट का फोरकास्ट करूंगा एंड वाटरफॉल चार्ट बना के दिखाऊंगा, जिससे आप एंड टू एंड कंपनी का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। और सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो काफी जल्दी आएगा।